आईएस मैनुअल। तो हम फिज़िक्स में मैकेनिक्स चैप्टर कर रहे थे और अभी उसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं सीधे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? तो सिंपली इसमें यह है कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमने देखा डायनमो वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कैंडल यूज़ किया हमने, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। ना क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं हम, फ्यूल यूज़ करके हम, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट कर रहे हैं हम न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन। ये 3 लॉज ऑफ मोशन करते क्या है? ये सिंपली रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं बिटवीन अ बॉडी एंड फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट, ठीक है। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, एक बॉडी और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसमें रिलेशनशिप क्या है। तो तीनों लॉ देखते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। तो ये सदियों से हम लोगों को पता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, बॉल ऐसे की ऐसे ही पड़ी रहेगी, ठीक है, जब तक आप इसको किक करके मूव नहीं करोगे। अब आपने इसको मूव कर दिया तो ये कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी अनलेस कोई अदर फोर्स इसको रोकती है आके। अदर फोर्स केवल यही नहीं है, हमें पता है एयर थ्रस्ट भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये रुकेगी। तो अनबैलेंस फोर्स जब तक इसको रोकती नहीं तब तक ये मोशन में रहेगा, या फिर अगर इसको कोई फोर्स इसको मूव नहीं करती तब तक ये स्टेबल रहेगा। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। कभी पूछ ले लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा लॉ है न्यूटन का, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब इनर्शिया होता क्या है? तो सेम इनर्शिया यही है, ठीक है। इनर्ट, इनर्ट क्या होता है? इनएक्टिव। तो इनर्शिया इज़ द ऑब्जेक्ट्स टेंडेंसी टू रिमेन एट द सेम स्टेट, या तो रेस्ट में या मोशन में, ठीक है, अनलेस इट इज़ चेंज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। वो वैसे की वैसे ही पड़ेगी, या तो मूव करती रहेगी, जैसे हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें यही कह रहा है कि या तो स्टेबल पड़ी रहेगी या मूव करती रहेगी अनलेस कोई फोर्स आके उसको चेंज करे, ठीक है। और इनर्शिया ऑफ द बॉडी मास पे प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी का उतना ज़्यादा वो इनर्ट होगी, उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी आपको उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। दिस इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाते हैं कि एक ट्रेन स्टार्ट होती है तो आपका सर पीछे की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि आपके बॉडी जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, यानी वो इनर्शिया बेसिकली इनर्ट है अभी, ठीक है, स्टैटिक मोशन पे है। और जब ट्रेन मूव की तो बॉडी की टेंडेंसी वही है कि वो उसी स्टेट पे रहेगा अभी, ठीक है, तो इस वजह से वो पीछे जाता है। ओके। नेक्स्ट, कारपेट को जब आप झाड़ते हो तो उसमें से डस्ट निकलती है। ओके, सेम यही है लॉजिक इसमें भी। जो डस्ट होता है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे रहता है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दो चीज़ होती है। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कि वो मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। ओके। नेक्स्ट करें न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ, क्वेश्चन ऐसे आता है सेकंड लॉ के बारे में कि विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स या डिफाइंस फोर्स, ठीक है। तो फोर्स की डेफिनेशन न्यूटन के सेकंड लॉ ने दी है, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है हमें फोर्स, सिंपली बस इसमें यही बताया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल जैसे ये है, ये कार्ट एक मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही एक्सेलरेशन उस कार्ट में होगा। अगर वो ज़्यादा फोर्स लगाता है तो उस कार्ट में, उस ट्रॉली में ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड डिपेंडेंट अपॉन द मास। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ क्या था? इनर्शिया वाला। सेकंड लॉ क्या है? फोर्स की डेफिनेशन दे रहा है। थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ भी बहुत सिंपल है। फॉर एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सिंपली जाके आप ट्राई कर सकते हो, किसी वॉल को जाके पंच करो, ठीक है। तो अब जितनी फोर्स से पंच करोगे वॉल उतने ही फोर्स से उतने ही रिएक्शन आपके हाथ पे देगी, ठीक है। जितने फोर्स से आप करोगे वॉल उतना ही फोर्स आपके हाथ पे लगाएगी, ठीक है। तो जितने से आपने पंच किया उसको कहते हैं फोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ एक्शन। जो वॉल ने आपको मारा उसे कहते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो इसी को न्यूटन ने थर्ड लॉ में कहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो आप फोर्स इंपोज करते हैं उसे फोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं, जो वॉल ने आप पे किया उसे फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और ये दोनों हमेशा इक्वल होती हैं, ठीक है, हमेशा इक्वल होंगी। ओके, और एग्जांपल्स जो आप अभी ट्राई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप बोट से उतरते हो तो आप क्या करते हो, बोट को पीछे की तरफ पुश करते हो, ठीक है, ये फोर्स ऑफ एक्शन हो गया। रिएक्शन क्या हुआ, बोट आपको फोर्स ऑफ रिएक्शन देती है जिससे आप उतर पाते हो नीचे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जब आप वॉक करते हो, अगर आप नॉर्मल स्टैटिक खड़े हो ना, ठीक है, तब भी फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन एक्ट कर रहा होता है। आपके पैर जो हैं वो फोर्स ऑफ एक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ वेट लगा रहे होते हैं, फोर्स ऑफ रिएक्शन ग्राउंड दे रहा होता है आपको, ठीक है। इसको बेसिकली ये किसकी वजह से होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ग्राउंड की वो फोर्स ऑफ रिएक्शन देती है आपको, ठीक है, जिसकी वजह से आप स्टेबल खड़े हो, ठीक है। आप आइस पे नहीं खड़े हो सकते स्टेबल ऐसे, ओके, क्योंकि आइस जो रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ रिएक्शन आइस इतना ज़्यादा नहीं दे रहा होता। अब वॉकिंग में देखते हैं हम लोग, तो वॉकिंग में हम लोग ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, ये फोर्स ऑफ एक्शन हो गया। रिएक्शन क्या हुआ, ग्राउंड आपको वापस पुश करता है, इसको फोर्स ऑफ रिएक्शन कहा, ठीक है, इससे आप वॉक कर पाते हो। गन की रिकॉइलिंग भी ऐसे ही है, ठीक है, जब आप कोई बुलेट मतलब गन शूट करते हो तो फोर्स ऑफ एक्शन हुआ, बुलेट आगे की तरफ गई, फोर्स ऑफ रिएक्शन किया हुआ, आपके हाथ पर झक लगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन भी आया हुआ है इस एग्जांपल पे। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जैसे आइस वगैरह कोई हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ जो रिएक्शन है वो नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। तो कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है, वहाँ पे फोर्स ऑफ रिएक्शन नहीं है कोई भी, तो अ मैन कैन प्रोपेल हिमसेल्फ जस्ट बाय विस्लिंग, अगर आप फूंक भी मारते हो तो आप अपने आप को पीछे भेज सकते हो, ठीक है, क्योंकि दो फोर्सेस नहीं है, या बैलेंस्ड है मान लो, ठीक है, बिल्कुल ही है ही नहीं वैसे तो, ठीक है, फोर्स ऑफ एक्शन फोर्स ऑफ रिएक्शन कुछ भी नहीं है, तो आप जस्ट प्रोपेल करके एक फोर्स लगाओगे और वो फोर्स एक्ट करेगी, बिकॉज कोई रेजिस्टेंस नहीं है आपको, कोई फ्रिक्शन नहीं है आपकी बॉडी को। नेक्स्ट है, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन द रोड, ठीक है, आइस पे वॉक करना डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू रोड, क्यों, बिकॉज अभी हमने देखा था रोड पे ये रिएक्शन फोर्स जो है, क्योंकि रोड फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन समझते हो ना आप, ठीक है, तो रोड फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, तो रोड आपको फोर्स ऑफ रिएक्शन देता है, क्योंकि आप फोर्स ऑफ एक्शन लगा पा रहे हो उस पर, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हो तो, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप फोर्स ऑफ एक्शन लगा पा रहे हो, उतनी फोर्स ऑफ रिएक्शन आपको दे दे रहा है और आप आगे मूव कर पा रहे हो। बट आइस के केस में ऐसा नहीं होता, आइस के केस में आप फोर्स ऑफ एक्शन ही बहुत कम लगा पाते हो, ठीक है, आप लगा क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है उस सरफेस पे, ठीक है, आइस पे, तो फोर्स ऑफ एक्शन ही बहुत कम लगाते हो, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ रिएक्शन भी बहुत कम होता है और आपको वॉक करना बहुत मुश्किल होता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक टर्म देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होते हैं, तो अगर जैसे ऊपर देखते हैं, तो ये कार खड़ी है, ओके, तो इसमें फोर्स ऑफ एक्शन क्या लग रहा है, ठीक है, ये कार नीचे की तरफ पुश कर रही है, फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या लग रहा है, ग्राउंड में जो फ्रिक्शन वगैरह है उसने इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन हो गया। तो फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है इसमें ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है, गाड़ी जब खड़ी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसके अंदर है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन कहा हुआ है, ओके। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है। जब ये कार मान लो मूव करना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है, ये कार मूव कर रही है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि उसको कोई फ्रिक्शन या कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो मूव करती रहेगी, मान लो बस आपने पुश करके मूव कर दिया, थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, क्यों रुकी है, क्योंकि उसको कुछ फ्रिक्शन वगैरह ग्राउंड से मिल रहा है, तो उस जो मूवमेंट के टाइम जो फ्रिक्शन मिलता है उसको उसको डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। डायनेमिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में रिलेशन ये होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन से। ये कैसे आप पता कर सकते हो, जब आप इसको स्टार्टिंग में पुश करोगे गाड़ी को, ठीक है, व्हेन यू ट्राई टू पुश इट स्टार्टिंग में, तो बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, बट जब थोड़ी देर बाद मूव करना स्टार्ट कर चुकी है तो आपको कम जान लगानी पड़ेगी इसको मूव करने के लिए, ठीक है। तो यही है कि जब आप मूव नहीं कर रही है, स्टैटिक खड़ी है, तो जब आप मूव कर रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ती है, जब मूव कर रही है ऑलरेडी तो कम लगानी पड़ती है, क्योंकि डायनेमिक फ्रिक्शन है उस टाइप पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यही समझाया हुआ उसमें। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या।
तो यू कैन सी दिस इमेज, यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, और वो इस बॉल को एक स्ट्रिंग पे बांध के घुमा रहा है, ओके। अब इसमें फोर्स क्या क्या लग रही है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है इसको, तो वो फोर्स जो बाहर की तरफ इस बॉल को खींचेगी उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स जिसने इसको अंदर की तरफ खींच रखा है, ठीक है, जैसे इसने अपने हाथ से जो भी एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करके इस बॉल को अंदर की तरफ खींच रखा है, जो भी फोर्स लगा रहा है ये, उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले देखते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इसको बाहर की तरफ खींच रही है, क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी एंड डिफरेंट चीज़ें जो भी एक्ट कर रही हैं वो इसको बाहर की तरफ खींच रही हैं, ठीक है। तो उस फोर्स को हम नेट फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की टेंडेंसी यही होती है कि अगर ये बॉल सर्कुलर मोशन में भी घूम रही है, अगर मान लो इस स्ट्रिंग यहाँ से टूट जाती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर अब एक्ट करेगी प्रॉपरली, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गई है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर अब एक्ट करेगी प्रॉपरली। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में अब मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो ये बॉल क्या होती है, फिर जाके गिर जाती है, ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन में नहीं मूव करेगी, ठीक है, ये जाके कहीं गिर जाएगी, ओके। अब सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन, सो सेंट्रीपिटल इज अ फोर्स, centripetal force is a force that tries to push any object out that is away from the center of rotation, ठीक है। इसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट होता है टेंडेंसी टू मूव स्ट्रेट विदाउट टर्निंग। तो कार्स आपने देखा होगा, अगर रोड पे टर्न आती है तो कार की टेंडेंसी होती है, अगर आप ऐसे जा रहे हो ऐसे टर्न आती है तो कार की टेंडेंसी होती है कि सीधा जाने की, ठीक है, वो स्किड करने लग जाती है। अगर आप हाई स्पीड पे हो तो वो ऐसे ही जाएगी, ओके, वो टर्न करेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ, यहाँ पे जो एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, टर्न पे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ। वॉशिंग मशीन के इस प्रिंसिपल पे काम करती है सेंट्रीफ्यूगेशन की, जो कपड़े होते हैं उनसे पार्टिकल्स अलग होके बाहर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क ड्यू टू चर्निंग, ठीक है। जो पहले यूज़ करते थे डिवाइसेस दूध में से मलाई वगैरह निकालने के लिए, ठीक है, सेम प्रिंसिपल वो भी काम करता है। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स देख लेते हैं। तो ये मैंने क्या बताया था, इनवर्ड फोर्स होती है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इट पुल्स टूवर्ड्स द सेंटर वाइल बीइंग इन सर्कुलर मोशन। तो इसकी वजह से टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू टर्न टूवर्ड्स द सेंटर। एग्जाम्पल हो गया ग्रेविटी, अर्थ जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, ग्रेविटी टूवर्ड्स द सेंटर। रोड इम्बैंकमेंट्स जो होते हैं, जो अभी मैंने टर्निंग बताया था, अगर इम्बैंकमेंट्स आपने देखा होगा, रोड कैसी होती है, ऐसे है, ऐसे है, ये नॉर्मल आपका डिज़ाइन हुआ, बट इम्बैंकमेंट्स में क्या होते हैं, एक साइड को ऊपर की तरफ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसे इम्बैंकमेंट कहते हैं, टर्न। तो ये इम्बैंकमेंट्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जो कार है अब वो बाहर की तरफ नहीं जाएगी, वो टर्न करेगी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, इनवर्ड फोर्स प्रोवाइड करती है ये इम्बैंकमेंट। अब दो मिसलिनियस फैक्ट्स हैं इसमें। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इफ़ अ पर्सन इज जस्ट स्टैंडिंग और वो डीप इनहेल करता है, ब्रीथ करता है, ठीक है, तो उसके वेट पे क्या इफेक्ट होगा, तो सिंपली उसका वेट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, 6 ग्राम से। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से डाला हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, बॉल बेयरिंग्स जो होती हैं, वो छोटे छोटे जो बॉल्स होते हैं फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, डिवाइसेस वगैरह में डले होते हैं, बॉल बेयरिंग उनको कहते हैं। तो उसका पर्पस क्या होता है, ये इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस करता है, कार्स में होता है ये, ठीक है, बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल ऑफ द कार, ठीक है, इससे रोटेशनल फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। बस दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। एक्चुअली क्वेश्चंस देख लेते हैं दो चार इसमें, एक सेकंड। हाँ, तो इसमें क्वेश्चंस देख लो आप कैसे आते हैं, तो आपको आइडिया भी रहेगा कैसे याद करना है चीज़ें। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ नोन एज, ये मैंने बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन। सिंपली इसमें क्वेश्चन ऐसे ही वन वर्ड आते हैं, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है, पहले बहुत सिंपल आते थे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही आते हैं इसमें एवरी ईयर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है इसके अंदर, तो आपकी प्रेशर हो गई स्केलर क्वांटिटी, ओके।